नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बातचीत करेंगे कांग्रेस को लेकर। जो कांग्रेस की मीटिंग चली हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे संगठन की, जिसमें कल राहुल गांधी ने शिरकत की और उनसे बातचीत की। तो इस मामले में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। कल राहुल गांधी जी आए थे और संगठन की मीटिंग ली और कहा कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। तो क्या इस मीटिंग से कितना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है सर? प्रभाव तब पड़ता है मनदीप जी जब जो बीमारी हो उसका इलाज किया जाए। जी। जो बीमारी कांग्रेस के भीतर है और खासतौर पर हरियाणा में है, वो आपको, मुझे, तमाम कांग्रेसियों को, तमाम विरोधियों को और तमाम आम जनता को पता है। बीमारी है गुटबाजी की, बीमारी है निष्क्रियता की, बीमारी है संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति आस्था की, बीमारी है कि हरियाणा में कोई कांग्रेसी है ही नहीं। या तो वो खुद नेता हैं या फिर वो नेताओं के वर्कर हैं। हरियाणा में कांग्रेसी नहीं मिलेगा आपको। आप ढूंढने के लिए निकल जाइए, वो किसी न किसी नेता का वर्कर मिलेगा। बीमारी है ये। लेकिन इलाज किस तरह से किया जा रहा है जी। कि बहुत साल के बाद संगठन बनाया है कांग्रेस ने। अपने आप में तो कांग्रेस हाईकमान को सिर्फ इसी बात के ऊपर डूब के मर जाना चाहिए कि भाई आपको इतने साल क्यों लगे संगठन बनाने में, किसने रोका था? आप तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगा देते हैं कि जी बीजेपी इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है, चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, ईडी सीबीआई ये वो। लेकिन क्या संगठन बनाने से भी ईडी सीबीआई रोक रही थी? चुनाव आयोग रोक रहा था? तो संगठन चलिए बना जी। उसके बाद अच्छी बात यह भी हुई कि उस संगठन से आप संवाद भी कर रहे हैं। उसको ट्रेनिंग का नाम दें या जो भी दें, यह भी अच्छी बात है जी। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सबसे पहले संवाद जहां पर करना चाहिए, जहां से शुरुआत होनी चाहिए, वहां पर आप बात ही करने को तैयार नहीं है। आपने जीता जाता एक पूरा का पूरा इलेक्शन हार गए आप, लेकिन आपने उस वजह को, उस मुद्दे को एड्रेस ही नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपके जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई तालमेल नहीं चाहते हैं। जी। उनकी सिंगल एक लाइन की स्टेटमेंट है कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूं, मेरी सरकार बने, या फिर कांग्रेस हार जाए। अगर किसी एक नेता को लगता है कि इस बार कांग्रेस जीत रही है और जीत रही है तो फिर यह आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो दूसरा नेता पूरा जोर लगा देगा कि कांग्रेस ना जीते। यह कांग्रेस की स्थिति है। किसी XYZ नेता का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शक इस बात को सुनकर अपने आप समझ जाएंगे कि किन किन नेताओं की बात हो रही है, क्योंकि नेताओं का नाम हम ले लेते हैं तो फिर उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल। जबकि उनके समर्थकों को भी पता है कि आपके नेता आपको क्या घुट्टी पिला रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि राहुल गांधी को इन तमाम बड़े नेताओं से बैठकर बात करनी चाहिए। अब क्या है आपके पास खोने के लिए? जो खोना था वो तो खो ही चुके। अब पता नहीं कितने साल के बाद मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति कभी हरियाणा में कांग्रेस की होगी या नहीं होगी। आज भी आप उस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे। सबसे पहले राहुल गांधी को, क्योंकि कहीं भी हार होती है तो किसी भी पार्टी की एक सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि आप उस हार की समीक्षा कीजिए। जब आपने उस हार की समीक्षा की तो सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया आपने वोट चोरी के ऊपर। लेकिन क्या आपको नजर नहीं आता कि आपके जो शीर्ष नेता हैं उनका कोई तालमेल नहीं था? वो एक दूसरे को हराने पर लगे हुए थे। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है। उनके कैंडिडेट्स एक दूसरे के बारे में, उनके वर्कर एक दूसरे के बारे में क्या कुछ बोल रहे थे। क्या आपको नहीं पता है कि कुमारी सैलजा ठीक चुनाव से पहले घर बैठ गई थी? उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया था और उनकी वजह से
जो नुकसान हुआ, जो बीजेपी को एक बैठे बैठाए जो मुद्दा मिला, पूरा का पूरा इलेक्शन बीजेपी कुमारी सैलजा के सम्मान के नाम पर लड़ गई जी। तो क्या राहुल गांधी को कुमारी सैलजा उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए? जी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को एक मंच के ऊपर एक कमरे में बंद करके क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि भी आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग पार्टी से बड़े हैं? क्या आप लोग आपसी मतभेद दूर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी? इस बात का जवाब राहुल गांधी को सबसे पहले ढूंढना चाहिए था। अब आपने सीधे जिलाध्यक्षों से बात की। जिलाध्यक्ष कौन है? ये भ्रम क्या राहुल गांधी को सच में है कि ये जिलाध्यक्ष राहुल गांधी के हैं, ये कांग्रेस के हैं? 95% सीधे सीधे कोई कुमारी सैलजा का है, कोई सुरजेवाला का है, कोई हुड्डा का है। ये उन्हीं के दिए हुए तो नाम हैं, उन्हीं की सिफारिशों के ऊपर तो ये जिलाध्यक्ष बने हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपसे सीधी बात हो गई तो ये कल को अपने नेताओं की हाजिरी मारना या नेताओं की बात सुनना बंद कर देंगे? या ये नहीं चाहेंगे कि भी हमारा नेता मजबूत होना चाहिए, हमारा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जी। तो आप जी। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के परिवारों से भी बात की है और राहुल गांधी ने एक और बात कही है जिलाध्यक्षों को, अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं तो ऐसी बात नहीं, तरक्की भी होगी। तो एक लालच तो दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट उनसे जुड़ के कुछ अच्छा काम कर पाए, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं तो लग नहीं रहा ये चीजें हो पाएंगी। आपकी बात भी सही है कि सभी नेताओं से जुड़े हुए हैं जिलाध्यक्ष जी। इसमें क्या है, एक्सरसाइज पता है लंबे टाइम से क्या हो रही है मनदीप जी? एक एक्सरसाइज हो रही है कि राहुल गांधी खुद बड़े नेता बन जाएं, राहुल गांधी की छवि अच्छी हो, राहुल गांधी का इंपैक्ट, राहुल गांधी का असर अच्छा हो, और वो हो रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा से लेकर ये जो एक्सरसाइज है कि भी मेरी पार्टी के पदाधिकारी डायरेक्ट मुझसे संवाद करें, मुझसे जुड़े, इस दिशा में राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और इस बात का असर हो रहा है कि राहुल गांधी पार्टी के भीतर, पार्टी के जो समर्थक है उनके भीतर उनकी छवि अच्छी बनकर और बड़ी बनकर उभर रही है। इस लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये संगठन के लिहाज से, बीजेपी को चुनौती देने के लिहाज से ये बात सही हो रही है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से संगठन के ऊपर काम करती है जी। जिस तरह से उन्होंने संगठन का एक पिरामिड बनाया हुआ है, उस पिरामिड के हिसाब से लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जो सबसे ऊपर से आदेश आते हैं। तमाम राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम बीजेपी हाईकमान, पीएमओ, यहां से तय होता है कि आज इस राज्य का मुख्यमंत्री कितने कार्यक्रमों में जाएगा। ड्यूटी वहां से तय होती है। आज बीजेपी का कोई जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यहां तक कि पन्ना प्रमुख क्या करेगा, यह गतिविधि पार्टी हाईकमान तय करता है, पार्टी का हेड ऑफिस तय करता है। वहां से दिशा निर्देश आते हैं और वो नीचे तक लागू होते हैं। ये चीज अपनाने की जरूरत है किसी भी संगठन को। संगठन छोड़िए, आप एक कोई छोटा सा ऑफिस चला रहे हो, कोई फर्म चला रहे हो, कोई भी आप ऐसी गतिविधि कर रहे हो जिसमें कोई टीम वर्क हो। अब कोई टीम के साथ जब काम करते हैं तो उसका बाकायदा कैप्टन होता है, मैनेजर होता है, फिर आप मतलब उनको इस हिसाब से, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इस हिसाब से कैटेगराइज करेंगे कि भाई ये इसको बॉल पास करेगा, फिर ये इसको बॉल पास करेगा, और ये फिर आखिर में जाके गोल करेगा। ये हर एक टीम का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि भी जो कोच है वो सिर्फ गोलकीपर से बात करे, वो स्ट्राइकर से बात ही ना करे जी, वो जो बीच में पास करता है उससे बात ही ना करे, और ये सोचे कि गोलकीपर ही सारे गोल रोक लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी टीम है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से तय करना पड़ेगा सबसे पहले। अब कह रहे हैं कि भी जिला अध्यक्ष काम करें, खुल के काम करें। क्या काम करें? क्या असाइनमेंट आपकी तरफ से दिया गया, क्या पावर है उनके पास? क्या वो कोई पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता। करवा के दिखा दीजिए कोई पदाधिकारी। कांग्रेस में तो ये हाल है, अगर इनका नेता आ जाए तो जिलाध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिलती। आपने पिछले दिनों देखा भी है। तो ये चीजें चली हुई है कांग्रेस के अंदर।
तो लगता है कि बीजेपी की तरह ये संगठन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो मोबाइल के अंदर ऐप्स है सर, और कंटिन्यू उनको ये पता होता है कि फलाना उसका हल्के का मंडलाध्यक्ष कौन है, हर चीज पे नजर रहती है, कौन हम्म, जिलाध्यक्ष है, और जिलाध्यक्ष को पूरी पावर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप सबसे पहले राहुल गांधी को यह करना चाहिए था कि भी जो भी आपके दिशा निर्देश हैं, सबसे पहले आपके नीचे जो नेता हैं, आपने प्रदेश में जिनके हाथों में कमान सौंप रखी है, या आप जिनको कहते हैं कि पहले हरियाणा में 4 बड़े नेता थे, अब हमने 30 खड़े कर दिए हैं, तो पहले उन 4 नेताओं से तो आप बात कीजिए और फिर उनको असाइनमेंट दीजिए जी कि आपके नीचे वाले जो ये पदाधिकारी हैं, इनको इस तरह से चला के दिखाइए कि वो संगठन को मजबूत करें। तो मनदीप जी, इस लिहाज से तो ये ठीक है कि चलो कुछ तो हो रहा है, निष्क्रिय पड़ी हुई थी कांग्रेस, कोई गतिविधि थी नहीं, तो राहुल गांधी आए, इस बात का संज्ञान तो लिया, जबकि ये तो उम्मीद ये होनी चाहिए थी या होना ये चाहिए था कि इस तरह के एक्सरसाइज आज के तारीख में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, सबसे पहले वहां पर होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर आपको कितनी राहुल गांधी की गतिविधियां नजर आ रही हैं, आप भी बताइएगा। तो अगर ये जो भी हो रहा है, सबसे पहले आप अपने बड़े नेताओं से बात कीजिए, वरना तो आप मान के चलिए कि ठीक आप करते रहिए, संगठन को मजबूत कर लीजिए, पदाधिकारियों को रख लीजिए, वही फिर से रैली रोड़े हो जाएंगे, कुछ धरने प्रदर्शन हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन आखिर में इलेक्शन किसके नाम पर लड़ेंगे? आखिर में इलेक्शन तो फिर वही हो जाएगा, बीजेपी तो कहेगी कि जो कुमारी सैलजा का सम्मान तो नहीं कर रही कांग्रेस, जी तो आप क्या करोगे? जी। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कई न्यूज़पेपर में देख रहा था, तो हिंदू धर्म पे बात की है कि हिंदू धर्म क्या है, जाति पाति क्या है। तो कई उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं अच्छे तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं कि इन जैसा, ऐसा लग रहा था कि हम तो धर्मगुरु की बातें सुन रहे हैं। ये पता नहीं क्या प्रेशर है राहुल गांधी के ऊपर, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी वो इस तरह की बात करते हैं। वो ये बीजेपी की पिच के ऊपर जाकर खेलने वाली बात है, और बीजेपी इस पिच के ऊपर आप मान के चलिए कि बहुत माहिर है। आप धर्म की राजनीति में आज के तारीख में बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये मेरा मानना यह है, जरूर है, कि कांग्रेस के भीतर ऐसे नेता होने चाहिए जो हिंदुओं की बात करें, ऐसे नेता होने चाहिए जो हिंदुओं को आज जिस तरह से बीजेपी टारगेट कर रही है और इनडायरेक्टली ही सही नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में कोई मुखर होकर कांग्रेस के भीतर बोलने वाला नेता होना चाहिए। और यह बात मान के चलिए कि वो राहुल गांधी नहीं है, ऐसा कोई नेता होना चाहिए, ऐसे किसी नेता को आगे लाना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं है तो आप बेवजह इस तरह की कोशिशें करके कुछ ना कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा, होता है ये। अब मुझसे आप धर्म, सत्संग, इस तरह की बातें करवाने लग जाएं तो मेरे पास वो शब्द ही नहीं होंगे जो उन चीजों का एक्सप्लेन करें। हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है, उसकी भाषा, उसकी शब्दावली अलग अलग होती है जी। अब मेरे पास धार्मिक जो भी चीजें होती हैं उनको बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा जी, और उससे विवाद हो जाएगा जी। तो राहुल गांधी क्यों उस पिच के ऊपर जा रहे हैं जहां पर वो एक्सपर्ट नहीं है? आप अच्छा मानिए, बुरा मानिए, बीजेपी के पास क्या कैसे कैसे नेता है आपको समझ में आता? नेता छोड़िए, कैसे कैसे बाबा हैं बीजेपी के पास जिनका काम ही ये है, 24 घंटे ही वो इसी बारे में बात करते हैं। तो क्या आप उनको मात दे देंगे? सुधांशु त्रिवेदी आधा सच आधी झूठ, इतना सब कुछ बोला पढ़ा हुआ है, इतना सब कुछ बोल देते हैं वो, अगर क्या उनको मात दे देंगे आप? तो आप उस विषय पर जाइए ही ना जहां पर अगले एक्सपर्ट है जी। तो इसके साथ क्या आपके पास मुद्दे नहीं हैं जी जी भाई? इसी राजनीति से तो आपको हटना है। यही तो कहते हो कि भाई हमें ये धर्म और राजनीति का संगम नहीं चाहिए, तो फिर जो राजनीतिक कार्यक्रम है वहां पर धर्म का संवाद क्या? तो किसी शंकराचार्य आज बैठे हुए हैं धरने पे, उनको बुला लेते, वो कर देते संबोधित, और बहुत सारे संत बाबा हैं उनको बुला लेते कुछ पैसे देके, बल्कि जो बीजेपी के समर्थक बने हुए हैं वो आ जाते, वो बल्कि उनसे ज्यादा अच्छे से ज्ञान देते। तो राजनीतिक मंचों के ऊपर धर्म के बारे में बात करना
अब वो लोग इससे सहमत हो रहे हैं जो खुद इसका विरोध करते हैं। जी सर, इसके साथ साथ राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में आए और कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, तो एक और बड़ा मैसेज भी दे सकते थे। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर या देश के अंदर मनरेगा जैसा मामला चला हुआ है, इसके साथ ही हरियाणा के अंदर उन्होंने वोट चोरी का एक बड़ा मामला उठाया था, और अब एक ये भी आ गई कि 29 लाख फर्जी मतदाता है, तो इन पे भी अगर 2 मिनट बोल देते तो कुछ हलचल हो सकती थी। जी बोला भी होगा शायद, लेकिन बात यह है कि देखो, वोट चोरी वाला मुद्दा तो आपने खुद देखा होगा, हाँ राहुल गांधी खुद छोड़ चुके हैं, कांग्रेस खुद छोड़ चुकी है। एक टाइम पर जिसको हाइड्रोजन बम का बोला गया, जी एटम बम से भी बड़ा, आज वो कहां है, उसका धमाका कहां है, उसका असर कहां है, छोड़ दिया गया है। अब मनरेगा के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मनरेगा के बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी कि सबसे पहले जरूरी यह है कि जो लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, जो इससे प्रभावित हैं, जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग कांग्रेस के साथ इसी भावना के साथ, इसी समर्थन के साथ जुड़ रहे हैं जैसा कांग्रेस इसको आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अभी कांग्रेस की अप्रोच मनरेगा मजदूरों तक है ही नहीं, उनसे संवाद ही नहीं हो रहा है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, दिल्ली में आज शायद ऐसी कोशिश हुई है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, इसके बारे में अगर मोटा माटी यही कहा जाए कि राहुल गांधी ने जहां पर बात करनी चाहिए थी जी वहां पर बात करने के बजाय एक नई तरह का, मतलब एक मान लीजिए कि कांग्रेस के भीतर ऐसा पासा फेंक दिया है, शायद इससे चीजें और ना बिगड़ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब बड़े नेता से डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो नेताओं के भीतर भी अलग तरह की फीलिंग जाग जाती है कि मेरी तो डायरेक्ट राहुल गांधी से बातचीत है, ये कौन है, जी ये स्टेट वाले लीडर्स, तो कहीं नई गुटबाजी ना शुरू हो जाए। और ये है कांग्रेस के भीतर, जिनके साथ राहुल गांधी की डायरेक्ट बातचीत हो जाती है तो वो रातों रात मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है, उसकी गतिविधियां, उसकी खिचड़ी अलग से पकने लगती है, एक और प्रदेश के अंदर गुट खड़ा हो जाता है और चीजें सही दिशा में जाने की बजाय, सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ती हैं। जी, तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अपनी राय भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।